गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव आप सभी का वीआरबी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। उस चैप्टर से हमारे जो भी क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज इस क्लास में हम एक नए चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं। इस चैप्टर से हमारे जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम कंप्लीट करेंगे। चलो अब क्वेश्चनों पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी यौगिक या अणु में स्थित परमाणु की संख्या एवं अनुपात को प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित करना क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड होता है उसको सिंबल के रूप में किसके द्वारा दर्शाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रासायनिक समीकरण, सेकंड है रासायनिक सूत्र, थर्ड ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रिया और फोर्थ ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन। तो प्रतीकात्मक यानी सिंबल के रूप में किसके द्वारा दर्शाया जाता है, रासायनिक सूत्र के द्वारा, केमिकल फॉर्मूला। ये क्या होता है हमारा केमिकल फॉर्मूला। इसके द्वारा सरलतम रूप से दर्शाया जाता है रासायनिक सूत्र के द्वारा। जैसे वाटर है, जो जल होता है उसका फॉर्मूला होता है H2O। जैसे नमक हमारा क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये इसका फॉर्मूला होता है। इनके द्वारा इनको सरल रूप में दर्शाया जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है CO2, इसको CO2 के द्वारा दर्शाते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा रासायनिक सूत्र के द्वारा प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण में क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद यानी प्रोडक्ट। रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद मिलकर रासायनिक समीकरण का निर्माण करते हैं। और रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से दर्शाते हैं, जैसे A+B मिलकर कोई भी पदार्थ बना रहे हैं C+D, इसमें एरो का निशान आता है बीच में। ये क्या होती है हमारी केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह क्या कहलाती है हमारी रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा B, रासायनिक सूत्र। सेकंड क्वेश्चन है, पदार्थ में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का सरलतम पूर्ण संख्या का अनुपात क्या कहलाता है। कोई भी पदार्थ है उसमें क्या होते हैं, एटम परमाणु होते हैं और उनको सरलतम पूर्ण संख्या का अनुपात क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा मूलानुपाती सूत्र, सेकंड है अणु सूत्र, थर्ड ऑप्शन है संरचनात्मक सूत्र, लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सरलतम पूर्ण संख्या का अनुपात क्या होता है हमारा मूलानुपाती सूत्र, इंपेरिकल फॉर्मूला। मूलानुपाती सूत्र में क्या होता है, सरलतम रूप में दर्शाया जाता है। जैसे ग्लूकोज है, एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का। इन सभी में क्या कॉमन आ रहा है, 6, तो 6 कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या बचेगा CH2O, ये हमारा बचेगा। और ये हमारा क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र, इंपीरिकल फार्मूला। यही क्या हमारा होता है इंपेरिकल फॉर्मूला, क्योंकि इसमें से हमने 6 कॉमन कर लिया है तो हमारा क्या बचेगा CH2। और ये क्या होता है इसका मूलानुपात सूत्र, यानी कि तत्व के परमाणुओं का सरलतम पूर्ण संख्या का अनुपात। जैसे ब्यूटेन, जो ब्यूटेन होता है उसका फॉर्मूला होता है C4H10, इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो क्या बचेगा इसमें C2H5। ये इसका क्या होता है मूलानुपाती सूत्र, इंपेरिकल फॉर्मूला। अणु सूत्र क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला। जैसे वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ये क्या होता है अणु सूत्र। और संरचनात्मक फॉर्मूला क्या होता है, इसमें जो भी एलिमेंट कोई भी कंपाउंड होता है उसको संरचना के माध्यम से दर्शाया जाता है। जैसे जल है उसका फॉर्मूला होता है H2O, इसमें 2 तो हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 और
2p4, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 तो p में और 2 s में। तो इसको हम डॉट डॉट के माध्यम से दर्शाएंगे। ये इसके 2 तो ऊपर रख दिए हमने इलेक्ट्रॉन, 2 नीचे और 1 साइड में, ये दोनों मिलकर सिंगल बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे। यानी कि जो स्ट्रक्चर के माध्यम से दर्शाना क्या कहलाता है, संरचनात्मक सूत्र। इसको हमने संरचना के माध्यम से दर्शा दिया है। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये क्या हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और मूल अनुपाती सूत्र क्या होता है, सरलतम पूर्ण संख्या का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। हमें सही कथन बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। सेकंड है सभी रासायनिक परिवर्तनों के दौरान ऊर्जा अवशोषित होती है। थर्ड ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक बंधों का बनना व टूटना होता है। रासायनिक बंधों का टूटना व बनना होता है। डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हमारा उपयुक्त सभी। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उत्क्रमणीय भी और अनुत्क्रमणीय दोनों होती हैं। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल और अनुत्क्रमणीय मतलब इरिवर्सिबल। यानी जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल भी होती है और इरिवर्सिबल, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कथन हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रिवर्सिबल भी और इरिवर्सिबल भी। सेकंड है सभी रासायनिक परिवर्तनों के दौरान ऊर्जा अवशोषित होती है। ये भी कथन क्या है, गलत है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन के दौरान ऊर्जा बाहर भी निकलती है और ऊर्जा अवशोषित भी होती है। ऊर्जा मुक्त भी होती है और ऊर्जा ग्रहण की जाती है। ये भी कथन हमारा गलत है, क्योंकि इसमें केवल यही बात कह रहा है कि ऊर्जा अवशोषित होती है, लेकिन ऊर्जा बाहर भी निकलती है। थर्ड ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक बंधों का टूटना व बनना होता है। जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग। रासायनिक बंध क्या होते हैं, बनते भी हैं और टूटते भी हैं, बनते हैं और टूटते हैं, दोनों प्रक्रियाएं होती हैं इसमें। तो ये कथन हमारा क्या है, सही है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। ये दोनों कथन हमारे क्या है, गलत है, और ये सी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला नया पदार्थ क्या कहलाता है। जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो नए पदार्थ का निर्माण होता है वह क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अभिकारक, सेकंड है क्रियाकारक, थर्ड है उत्पाद, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है जैसे A+B मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, नए पदार्थ C+D का। इसमें A+B हमारा क्या होता है, अभिकारक या क्रियाकारक, अभिकारक या क्रियाकारक, इसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और जो नए पदार्थ का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट यानी उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ तो क्या कहलाते हैं, अभिकारक या क्रियाकारक, और जो नए पदार्थ का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है, प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन का पूछ रहा है कि बनने वाला नया पदार्थ क्या कहलाता है, हमारा प्रोडक्ट यानी उत्पाद, उत्पाद कहलाता है। और ये दोनों क्या है, भाग लेने वाले पदार्थ, क्रियाकारक या अभिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में दोनों तरफ सभी परमाणुओं की संख्या खालिस्तान होनी चाहिए, अन्यथा अभिक्रिया असंतुलित होगी। जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या होनी चाहिए, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इधर भी समान और इधर भी, जो भी एटम या परमाणु होते हैं उनकी संख्या समान होनी चाहिए। समान होगी तो हमारी जो रिएक्शन होगी वो संतुलित यानी बैलेंस होगी, और अगर असमान होगी तो असंतुलित रिएक्शन होगी। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जल का, H2O। तो ये हमारी रिएक्शन हमें बतानी है कि संतुलित है या असंतुलित। यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 एटम, और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है लेकिन ऑक्सीजन का कितना, 1 एटम है। तो ये हमारी रिएक्शन क्या है, असंतुलित, असंतुलित रिएक्शन, असंतुलित अभिक्रिया है हमारी ये।
इम्बैलेंस रिएक्शन। इसको हम संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, H2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पर आएगा 2H2O। ये हमारा क्या है, वाटर। इसको संतुलित करने के लिए हमने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 × 2 4। यहाँ पर भी 2 × 2 4 एटम हाइड्रोजन के। और ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 एटम। यहाँ भी क्या है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो ये हमारी रिएक्शन क्या है, संतुलित रिएक्शन, बैलेंस्ड रिएक्शन है हमारी ये। दोनों तरफ जो एटम होते हैं वो उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, अन्यथा जो रिएक्शन होगी वह क्या होगी, असंतुलित रिएक्शन होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है वह अभिक्रिया क्या कहलाती है। इसमें कह रहा है कि जो अधिक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके स्थान से हटा देता है या विस्थापित कर देता है। वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए इसका एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जब जिंक के साथ करवाते हैं, जिंक के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो जो जिंक होता है वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, अधिक क्रियाशील, मोर रिएक्टिव होता है। तो ये इस कॉपर को इसके स्थान से क्या कर देगा, हटा देगा और खुद इसके स्थान पर आ जाएगा। तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर का निर्माण करेगा। यानी कि ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव। कॉपर किससे होता है, जिंक से। जिंक से कम क्रियाशील होता है कॉपर। तो जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को उसके स्थान से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और खुद उसके स्थान पर आ जाएगा जिंक। तो ये हमारी क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अधिक क्रियाशील एलिमेंट कम क्रियाशील एलिमेंट को उसके स्थान से हटा देता है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अभिकारक मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी कि इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ते हैं आपस में, जैसे नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, CO2। तो इसमें क्या हो रहा है, संयोजन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई है। इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्या जुड़े हैं और किसका निर्माण किया है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये क्या हमारी होती है, संयोजन अभिक्रिया। और विघटन अभिक्रिया क्या होती है, इसे विघटन या विखंडन अभिक्रिया भी, विखंडन या अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक पदार्थ उष्मा प्रकाश या विद्युत के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक यौगिकों में टूट जाता है। एग्जाम्पल के लिए इसका एग्जाम्पल है जैसे (2H2) जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसकी यह विद्युत या उष्मा के प्रभाव से किस में टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। यहाँ पर ये हमारी कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये किस में होता है, विखंडन अभिक्रिया में। ये हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। विघटन अभिक्रिया में क्या होता है, एक यौगिक या पदार्थ विद्युत उष्मा या प्रकाश के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक यौगिकों में विघटित हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, उनका विखंडन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट। तो इससे हमारा जब ये विखंडित होगा तो किसका निर्माण होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। और जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसमें क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन में प्रकाश की उपस्थिति में संपनन होती है अभिक्रिया, प्रकाश की उपस्थिति में संपनन। इस अभिक्रिया के लिए प्रकाश की उपस्थिति जरूरी है फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए। और इसका एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस।
प्रकाश संश्लेषण इस फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में 6CO2 प्लस 612H2O मिलकर किसका निर्माण करेंगे, ग्लूकोज का। C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये क्या होती है हमारी प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है, 6CO2 प्लस 12H2O प्लस 6 किसका निर्माण कर रहे हैं, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, और किसका, वाटर का और ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है इस रिएक्शन में। यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 6। यहाँ पर भी कार्बन की संख्या कितनी है, 6। ऑक्सीजन की 6 × 2 12, और 12 कितनी होगी, 24। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 6 + 6 12, 12 + 12 24। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है यहाँ पर, 12 × 2 24 24। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 12 तो ये हो गया, और 12 ये, यहाँ पर भी 24 की हाइड्रोजन की संख्या, यानी कि ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, संतुलित अभिक्रिया है। तो हमारा क्वेश्चन था, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है हमारी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। और इसका एग्जाम्पल हमने अभी किया था, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। जिंक क्या होता है, मोर रिएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्फ का पिघलना खालिस्तान अभिक्रिया का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है उष्माक्षेपी एक्जोथर्मिक, सेकंड है उष्माशोषी एंडोथर्मिक, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन, और फोर्थ रिएक्शन है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो बर्फ का पिघलना, बर्फ कब पिघलती है, बर्फ उष्मा पाकर पिघलती है। उष्मा या ऊर्जा पाकर क्या करती है, पिघलती है। उष्मा या ऊर्जा पाकर पिघलना शुरू करती है। तो किसका उदाहरण है, उष्माशोषी का। उष्माशोषी रिएक्शन में क्या होता है, उष्माशोषी अभिक्रिया, जिसे क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। उष्माशोषी रिएक्शन में क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी ऊर्जा ग्रहण की जाती है। ऊर्जा का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। इसमें जो ऊर्जा या उष्मा होती है वो ग्रहण की जाती है। जब बर्फ उष्मा या ऊर्जा ग्रहण करती है तो वह पिघलना स्टार्ट कर देती है, और इससे उष्माशोषी रिएक्शन में क्या होता है, वातावरण का ताप कम हो जाता है। जो बाहरी इन्वायरमेंट होता है उसका ताप कम हो जाता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। और जो वस्तु होती है, वस्तु या पदार्थ होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे बर्फ जब उष्मा या ऊर्जा ग्रहण करेगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन जो बाहरी इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। यह किस में होता है, उष्माशोषी अभिक्रिया में। और जो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है एक्जोथर्मिक, ये क्या करती है, ऊर्जा को मुक्त करती है, ऊर्जा को मुक्त या बाहर निकालती है, यानी कि एनर्जी रिलीज। ये क्या करती है, एनर्जी को रिलीज करती है, एनर्जी को बाहर निकालती है। इसका एग्जाम्पल है श्वसन। श्वसन में हम क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं। तो श्वसन किसका एग्जाम्पल है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया का, एक्जोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि इसमें ऊर्जा या उष्मा मुक्त की जाती है, यानी कि एनर्जी रिलीज करते हैं। लेकिन उष्माशोषी अभिक्रिया में क्या करते हैं, हम उष्मा या ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, यानी अवशोषण करते हैं, और इससे वातावरण का टेम्परेचर कम हो जाता है। बर्फ का पिघलना हमारा किसका एग्जाम्पल है, उष्माशोषी अभिक्रिया का। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहन की प्रक्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है। जो दहन होता है, दहन यानी जलाना। दहन किस किस का होता है, कोयला का। कोयले को क्या करते हैं, हम जलाते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों का, पेट्रोलियम में हमारा हो गया डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, पेट्रोलियम पदार्थों का, पेट्रोलियम पदार्थ और लकड़ी, ये किस में आते हैं, दहन में। इनको हम जलाते हैं। दहन का मतलब यहाँ क्या है, दहन मतलब जलाना। कोयले का भी दहन किया जाता है, पेट्रोलियम पदार्थों का भी और लकड़ी का भी।
इसमें क्या होता है, जब हम कोयले या लकड़ी का दहन करते हैं, इनको हम जलाते हैं, तो इसमें क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलती है, जो ऊर्जा या ऊष्मा होती है बाहर निकलती है। जब ऊर्जा या ऊष्मा बाहर निकलेगी, हीट के बाहर निकलने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ये किसका एग्जाम्पल हमारा, ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज की जाती है। इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज। इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बाहर निकलती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा शोषी में तो क्या होता है, एनर्जी ग्रहण की जाती है, अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, और इससे वातावरण का ताप कम हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, बाहरी इन्वायरमेंट का ताप बढ़ जाता है, वातावरण का ताप बढ़ जाता है, क्योंकि दहन की प्रक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा बाहर निकलती है, इससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीकरण, सेकंड है उत्क्रमणीय, थर्ड ऑप्शन है अनुत्क्रमणीय, फोर्थ ऑप्शन है अपचयन। तो वह कौन सी रिएक्शन है जो दोनों दिशाओं में होती है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, उत्क्रमणीय। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, जिसे उल्टा किया जा सके, रिवर्स मतलब उल्टा या वापस प्राप्त किया जा सके, वापस प्राप्त किया जा सके, वापस प्राप्त किया जा सके, या कह दो कि उल्टा किया जा सके, ये क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल है बर्फ का पिघलना। जो बर्फ होती है वो ऊष्मा या ऊर्जा पाकर पिघलती है, और हमारा क्या बन जाता है, वाटर, या वाटर का रूप ग्रहण कर लेती है बर्फ। लेकिन जब जल का अगर हम टेम्परेचर कम कर दें, यानी कि उसका हिमांक बिंदु पर अगर बर्फ को जमा दिया जाए, तो वह क्या हो जाती है, बर्फ में पुनः बदल जाती है। बर्फ का पिघलना किसका उदाहरण है, रिवर्सिबल रिएक्शन का। तो इसका राइट आंसर होगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, जिसे वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता, वापस प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि इसमें इसका एग्जाम्पल है दहन, जैसे कोयले का दहन। जब हम कोयले को जलाते हैं तो हमारे क्या बचता है, राख बचती है। कोयले को जलाने से, राख से हम कोयले का निर्माण नहीं कर सकते, यानी कि हम इससे वापस वही पदार्थ नहीं बना सकते। ये हमारी क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल में क्या होता है, वापस वही पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। और यह अभिक्रिया क्या होती है, दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस एरो के द्वारा। यह अभिक्रिया क्या होती है, दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। इसका मतलब है इस एरो का तो रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड। अगर अभिक्रिया रिएक्शन फॉरवर्ड, और इस एरो का मतलब है रिएक्शन बैकवर्ड, पश्च अभिक्रिया, यानी पीछे की तरफ रिएक्शन, पश्च अभिक्रिया। और इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। रिएक्शन फॉरवर्ड इज इक्वल टू रिएक्शन बैकवर्ड, ये दोनों क्या होते हैं, साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम स्टेट में, साम्य अवस्था। किसमें होते हैं, साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम स्टेट। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन जो इरिवर्सिबल होती है उसमें क्या होता है, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। RF इज नॉट इक्वल टू RB, और यह केवल एक ही दिशा में होती है, केवल एक दिशा में होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इस एरो के द्वारा। लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसको इस एरो के द्वारा, दोनों साइड एरो के द्वारा दर्शाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है बर्फ़ का पिघलना, और जैसे जो लवण होते हैं, लवणों का पिघलना, साल्ट, ये भी किसका एग्जाम्पल है, इसी रिवर्सिबल रिएक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक परिवर्तन किस अभिक्रिया के उदाहरण हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उत्क्रमणीय, सेकंड है अनुत्क्रमणीय, थर्ड ऑप्शन है ऊष्माशोषी, और फोर्थ ऑप्शन है ऊष्माशोषी। तो रासायनिक परिवर्तन किस अभिक्रिया के उदाहरण है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के। जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, फिजिकल चेंज, वो तो किस अभिक्रिया के उदाहरण है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के।
रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। लेकिन जो केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन, जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो किस अभिक्रिया के उदाहरण हैं? वो हैं अनुत्क्रमणीय के, इरिवर्सिबल रिएक्शन के, इरिवर्सिबल रिएक्शन के। क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में तो क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें जो पहले पदार्थ होता है उसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, इसको वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था रासायनिक परिवर्तन किस अभिक्रिया के उदाहरण है? तो इरिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन के उत्क्रमणीय अभिक्रिया के उदाहरण क्या है? रासायनिक परिवर्तन। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया के भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे आकृति, रंग, घनत्व, उपरोक्त सभी। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? फिजिकल चेंज, जो पदार्थ होता है उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन। भौतिक गुण में क्या क्या होते हैं? जैसे आकृति आ गई, रंग आ गया, अवस्था आ गई, टेम्परेचर, प्रेशर, घनत्व, द्रव्यमान, ये किस में आते हैं? भौतिक गुणों में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। भौतिक गुणों में क्या क्या होते हैं? आकृति या अवस्था, रंग, ताप, दाब, घनत्व और द्रव्यमान, ये किस में आते हैं? भौतिक गुणों में। केवल भौतिक परिवर्तन में केवल इन्हीं गुणों में परिवर्तन आता है। इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जो पदार्थ होता है वो सेम रहता है, पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो पदार्थ है वो सेम रहता है। केवल इनकी आकृति, अवस्था चेंज हो सकती है, लेकिन पदार्थ में कोई चेंज नहीं होता। ये किस में होता है? भौतिक परिवर्तन में। तो भौतिक परिवर्तन पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आकृति, रंग, घनत्व, इनमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, वो एग्जाम्पल है जो भौतिक परिवर्तन का नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है मोम का पिघलना, सेकंड है मोमबत्ती का जलना, थर्ड ऑप्शन है धातुओं का पिघलना, फोर्थ ऑप्शन है बल्ब का जलना। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जो पदार्थ होता है वो सेम रहता है, केवल उसकी आकृति, अवस्था, घनत्व, यही इसके भौतिक गुण ही केवल बदलते हैं, जो पदार्थ है वो नहीं बदलता है। फर्स्ट ऑप्शन है मोम का पिघलना, जो मोम है, मोमबत्ती का मोम पिघल कर नीचे बिखर जाता है, इससे किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, पदार्थ है वो सेम रहता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? भौतिक परिवर्तन का। मोमबत्ती का जलना, जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो उससे क्या होता है? प्रकाश या ऊष्मा निकलती है, और यह किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है? ऑक्सीजन की। और मोमबत्ती जब किसका एग्जाम्पल है? मोमबत्ती का जलना दहन का एग्जाम्पल है। और इसमें क्या होता है? इसमें क्या हो रहा है? ईंधन का दहन हो रहा है, और इसमें CO2 गैस उत्सर्जित हो रही है। CO2 गैस क्या हो रही है? बाहर निकल रही है, और यह किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है दहन की प्रक्रिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न। यानी कि इसमें क्या हो रहा है? CO2 गैस बाहर निकल रही है, इससे क्या हो रहा है? एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो मोमबत्ती का जलना किसका एग्जाम्पल नहीं है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। यह क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यह क्या है? रासायनिक परिवर्तन। इसमें क्या हो रहा है? केमिकल चेंज, यानी कि नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, नए पदार्थ का निर्माण। इसमें क्या हो रहा है? CO2 गैस बाहर निकल रही है, और यह नए पदार्थ का निर्माण किस में होता है? रासायनिक परिवर्तन में। धातुओं का पिघलना, जैसे हम लोहे को गर्म करके पिघालते हैं तो वह लिक्विड स्टेट में आ जाता है, लेकिन ठंडा होने के बाद वह पुनः उसी अवस्था में आ जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो पदार्थ है वो सेम रहता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? हमारा भौतिक परिवर्तन का। बल्ब का जलना, जब हम बल्ब को जलाते हैं तो वह हमें प्रकाश देता है, लेकिन जब बल्ब को कम सीरीज
ऑफ कर देते हैं तो वापस वह उसी अवस्था में आ जाता है, यानी उससे किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ये भी हमारा क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती का जलना, इसमें क्या हो रहा है, हमारा CO2 गैस बाहर निकल रही है। यह क्या है, एक दहन की प्रक्रिया, यानी कि एक नए पदार्थ का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, वो एग्जाम्पल बताने हैं जो केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दूध से दही बनना, सेकंड है लकड़ी से कोयला बनना, थर्ड ऑप्शन है जंग लगना, फोर्थ ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पर आएगा उपरोक्त सभी। हमें केमिकल चेंज रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल बताने हैं। जब हम दूध को जमा देते हैं तो उससे दही का निर्माण होता है, यानी कि क्या हो रहा है, एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, नए पदार्थ का निर्माण। यह हमारा क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी से कोयला बनना, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, कोयले का। यह भी हमारा क्या है, एक नए पदार्थ का निर्माण है। थर्ड ऑप्शन है जंग लगना, जब लोहे पर किसकी उपस्थिति में जंग लगती है, ऑक्सीजन की। जब लोहा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन में नमी या आर्द्रता होती है तो उसके प्रभाव से लोहे पर लाल भूरे रंग की परत जम जाती है, यानी कि एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, नए पदार्थ का निर्माण। लोहे पर क्या होती है, लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। परत जमना किसका उदाहरण है, ये जंग का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। दूध से दही बनना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी से कोयला बनना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। और जंग लगना भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। इसमें सभी में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। हमें वो एग्जाम्पल बताना है जो फिजिकल चेंज का है, रासायनिक परिवर्तन का। फर्स्ट ऑप्शन है कागज को फाड़ना, जब हम कागज को फाड़ते हैं तो उसके क्या हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। इससे किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, नए पदार्थ का निर्माण नहीं। जो पदार्थ है वो सेम रहता है। जब हम उनको टुकड़ों को वापस जोड़ दे तो वो कागज हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि नए पदार्थ का इसमें निर्माण नहीं होता। पेड़ को काटना, जब हम पेड़ को काट देते हैं तो उसकी आकृति या अवस्था चेंज हो जाती है, लेकिन उससे किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। ये भी हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन। बर्फ़ का पिघलना, जब बर्फ़ को हीट दी जाती है तो वह पिघल जाती है और जल में बदल जाती है, लेकिन हम जल को टेम्परेचर देकर फिर से वापस बर्फ़ में चेंज कर सकते हैं। ये भी हमारा क्या है, एक भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, जो पदार्थ है वो सेम रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये परिवर्तन क्या होते हैं, दोनों दिशाओं में होते हैं। तो दिए गए सभी विकल्प सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम सेब को टुकड़ों में काटते हैं तो कुछ समय बाद उसका रंग भूरा हो जाता है। यह एक है, जब हम सेब को काट देते हैं तो कुछ समय बाद उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, यानी कि लाल भूरा रंग हो जाता है उस सेब का, कटे हुए सेब का। तो यह किसका एग्जाम्पल है, रासायनिक परिवर्तन का। सेब में क्या होता है, आयरन होता है। सेब में क्या पाया जाता है, आयरन। जब यह आयरन ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, O2 गैस के ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है, आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है। और इस आयरन ऑक्साइड का कलर होता है लाल भूरा रंग। सेब में क्या होता है, आयरन, और जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है, और इस आयरन ऑक्साइड का कलर होता है लाल भूरा कलर। और ये किसका एग्जाम्पल है, रासायनिक परिवर्तन का। इसमें एक नए पदार्थ का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, यानी कि उस पर किसकी परत जम जाती है, आयरन ऑक्साइड की, जो कैसी कलर की होती है, लाल भूरे रंग की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण कब होता है, कपूर के उद्रपातन से, कोयले के दहन से, मक्खन के पिघलने से, बर्फ के पिघलने से। तो नए पदार्थ का निर्माण जो कपूर होता है,
कपूर किसका एग्जाम्पल है? उर्ध्वपातन का। कपूर में क्या होता है? यह सीधे ठोस अवस्था से किस में चेंज हो जाता है? गैसीय अवस्था में। कपूर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में चेंज। इसमें क्या होता है? ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है। लेकिन इसी गैसीय अवस्था से संघनन विधि द्वारा वापस कपूर को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ये किसका एग्जाम्पल है? भौतिक परिवर्तन का। कपूर किसका एग्जाम्पल है? भौतिक परिवर्तन का। इस कपूर को संघनन कंडेंसेशन विधि के द्वारा वापस ठोस अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। जब हम कोयले का दहन करते हैं, कोयले को जलाते हैं, तो हमारी राख का निर्माण होता है। इसमें क्या हो रहा है? केमिकल चेंज। इसमें क्या हो रहा है? एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। नए पदार्थ का निर्माण, यह हमारा क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। थर्ड ऑप्शन है मक्खन के पिघलने से। जब हम मक्खन को टेम्परेचर देकर पिघालते हैं तो वह लिक्विड स्टेट में आ जाता है, लेकिन उसी को जब हम फ्रीजिंग पॉइंट देते हैं तो वह ठोस अवस्था में वापस आ सकता है। जो मक्खन होता है वो बर्फ़ के पिघलने से। जब बर्फ़ को भी उष्मा दी जाती है तो वह पिघलना स्टार्ट कर देती है और जल का रूप ग्रहण कर लेती है। लेकिन जल को भी हम वापस फिर से बर्फ़ में बदल सकते हैं। तो ये तीनों क्या है? हमारे भौतिक परिवर्तन। तीनों क्या हमारे? भौतिक परिवर्तन। इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, लेकिन कोयले के दहन से नए पदार्थ का निर्माण होता है और यह एक केमिकल चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? वह कौन सा एग्जाम्पल है जो फिजिकल चेंज का है? फर्स्ट ऑप्शन है चांदी का काला होना, सेकंड है कागज का जलना, थर्ड ऑप्शन है दूध का फटना और फोर्थ ऑप्शन है पानी का उबालना। तो चांदी का काला होना किसका एग्जाम्पल है? रासायनिक परिवर्तन। यह क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। चांदी जब वायु के संपर्क में आती है और वायु में क्या होते हैं? ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता और नमी पाई जाती है। इसके संपर्क में जब चांदी आती है तो चांदी का रंग काला पड़ जाता है। यानी कि वायु में क्या होता है? सल्फर मौजूद होता है और चांदी जब इस सल्फर के संपर्क में आती है तो सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है और इस सिल्वर सल्फाइड के कारण चांदी क्या पड़ जाती है? काली पड़ जाती है। चांदी काली पड़ जाती है, उस पर सिल्वर सल्फाइड की परत जम जाती है। कागज को जलाना, जब हम कागज को जला देते हैं तो जो कागज है उसकी राख बन जाती है। यानी इसमें भी क्या हो रहा है? एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। यह भी क्या एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध का फटना, जब दूध फट जाता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह भी हमारा क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। और पानी को उबालना, जब पानी को उष्मा या हीट दी जाती है, टेम्परेचर देकर उबालते हैं तो वह किस में बदल जाता है? वाष्प में। और इसी वाष्प या गैस को कंडेंसेशन विधि द्वारा फिर से पानी में बदला जा सकता है। तो पानी का उबलना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है। इसमें क्या हो रहा है? नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। जो पदार्थ है वो सेम रहता है। बर्फ का पिघलना, पानी को उबालना, ये सभी क्या है? भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया है। जो श्वसन होता है वह कौन सी प्रक्रिया है? फर्स्ट ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, सेकंड है ऊष्माशोषी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, थर्ड है ऊष्माक्षेपी अपचयन अभिक्रिया और फोर्थ ऑप्शन है ऊष्माशोषी अपचयन अभिक्रिया। जो श्वसन होता है उसमें क्या होता है? CO2 गैस बाहर निकलती है। CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। एनर्जी रिलीज किस में होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। तो श्वसन किसका एग्जाम्पल है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन का, क्योंकि इसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा या ऊष्मा बाहर निकलती है। दहन भी किसका एग्जाम्पल है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। और श्वसन भी किसका एग्जाम्पल है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? वातावरण का ताप बढ़ जाता है, जो भारी इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसमें क्या होती है? ऊर्जा या ऊष्मा बाहर निकलती है। और ये श्वसन किसकी उपस्थिति में संपन्न होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में।
ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो श्वसन की प्रक्रिया है ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसका एग्जाम्पल है? एक्सोथर्मिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का श्वसन उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? हमें वो बताना है कि जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है नमक का जल में घुल जाना। यह भी क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। जब नमक को जल में घोल देते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। यह क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। कार्बन डाइऑक्साइड के जलने पर CO2 गैस का बनना, ये क्या हमारा रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? CO2 गैस बाहर निकल रही है जब कार्बन को जलाते हैं। थर्ड ऑप्शन है द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, जो दहन की प्रक्रिया क्या होती है? केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें भी क्या, यह भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें भी नए पदार्थ का निर्माण होता है। फोर्थ ऑप्शन है बी और सी दोनों। हमारा क्वेश्चन था कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ये दोनों क्या है? हमारे रासायनिक परिवर्तन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु एवं आर्द्रता के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट होने लगती है? वह कौन सी धातु है जब वह एयर के संपर्क में आती है और हवा में क्या होती है? ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता मौजूद होती है, उसके संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। फर्स्ट ऑप्शन है लोहा, सेकंड है चांदी, थर्ड ऑप्शन है तांबा और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों मेटल क्या होती है? वायु एवं आर्द्रता के संपर्क में आती है। वायु एवं आर्द्रता, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, इनके संपर्क में आती हैं तो ये धीरे धीरे क्या होती है? नष्ट हो जाती है, नष्ट होने लगती है। किसका एग्जाम्पल है ये? कोरिजन का। कोरिजन मतलब संक्षारण, यानी कि इनका धीरे धीरे नष्ट होना। संक्षारण में क्या होता है? जो लोहा, चांदी, तांबा धातु क्या होती है? धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। जो लोहा होता है उस पर तो लाल भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जंग लगना। लाल भूरे रंग की परत जम जाती है, यह किसका उदाहरण है? जंग लगने का। और जो चांदी होती है वो, उसका रंग कैसा हो जाता है? काला हो जाता है, चांदी काली हो जाती है। और जो तांबा होता है, तांबा जब वायु एवं आर्द्रता के संपर्क में आता है तो तांबे पर हरे रंग की परत जम जाती है, हरे रंग की परत जम जाती है। ये तीनों धातें वायु एवं आर्द्रता के प्रभाव में आकर धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। लोहे पर तो लाल भूरे रंग की परत जम जाती है, चांदी पर काले रंग की और तांबे पर हरे रंग की परत जम जाती है। आज हमने इस क्लास में 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों को ये 20 क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें भी हम इसी रासायनिक अभिक्रिया वाले चैप्टर से बचे हुए क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।